नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, एक बारी चुनावी हल्ला बोल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं यश भाई। आज हम इनसे बात करेंगे, ये एज अ यूथ भी हैं और एक अच्छे वकील भी हैं, तो इनसे बात करेंगे क्या लगता है कि चुनावी माहौल क्या है जो उपचुनाव दिल्ली में हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं बात। तो यश कुमार जी, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर मैं मानूँ तो आप एज अ यूथ भी हैं और एक वकील भी हैं। तो एक सवाल छोटा सा उठता है कि क्या लगता है जो इलेक्शंस हो रहे हैं उपचुनाव दिल्ली में 5 सीटों पर, तो कांग्रेस, आप या भाजपा? देखिए, हर पार्टी अपना-अपना काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इस समय सत्ता में है, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों का ध्यान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ताकि जिस दौरान जो काम नहीं हो पाए दिल्ली में, जैसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कूड़ा-करकट दिल्ली में फैलता जा रहा है, हर तरीके से एमसीडी और दिल्ली सरकार लूटने को लग रही है आम आदमी को। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की वापसी होएगी और कांग्रेस बहुत जल्द ही आएगी। सर एक छोटा सा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है हुँ, हुँ। और 2020 इतना गया बुरा कि सबको पता है, और ये एक अच्छे सुनहरे शब्दों में लिखा हुँ, जाएगा कि हुँ। 2020 यादगार की तरह मनाया हाँ जाएगा। जी। 2021 में कहा गया था कि बिल्कुल थम गया है। अब जैसे-जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं और जैसे-जैसे ये किसान मोर्चा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वैसे दोबारा कहा गया कि कोरोना आ रहा है, हाल ही में 130 केस नए आ रहे हैं, फिर हुँ, कहते हैं हुँ। 70 आ रहे हैं, कुछ जगहों पे बोला गया कि वो लगा दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। तो क्या लगता है ये अपोज़िशन पार्टी की चाल है या फिर एक प्री प्लानिंग? देखिए, ये जो कोरोना का दोबारा लॉकडाउन का लाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है माहौल और जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है इस चीज़ जिससे जैसे किसान आंदोलन हो गया, दिल्ली में और भी कई दिक्कतें चल रही हैं हमारे देश में, तो उन सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया जा रहा है दोबारा कोरोना को और कोई भी नेता वैक्सीन नहीं लगवा रहा अभी जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि वैक्सीन आई है। ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ना केजरीवाल जी ने, सीएम साहब दिल्ली के, उन्होंने भी अभी तक नहीं लगवाई है और जो लोगों को वैक्सीन लग रही है, वो उनका बहुत जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं वो लोग और मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये सिर्फ़ ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। सर ये वैक्सीन से याद आया, अभी आपने बताया कि किसी ने नहीं लगवाई, लेकिन जो लोग लगा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। हुँ, अगर हाल ही में सूत्रों की माने आंकड़े बताऊँ तो 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सडनली बुखार हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, वहीं एक्सपायर हो जाता है। रोहिणी में हाल ही में सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो गया। क्या कहेंगे एज़ अ वकील, क्या इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या डॉक्टरों को सलाह देनी चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल देनी चाहिए। अब जैसे मीडिया में दिखाते हैं ये लोग कि इन्होंने वैक्सीन लगाई, डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई। अब हमें तो नहीं पता उन्होंने क्या वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है। ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप कल लॉकडाउन में भी देख सकते हैं जो लोग हॉस्पिटल में जाके आइसोलेट हुए हैं, वो वापस नहीं आए हैं अपने परिवार के पास, वो एक्सपायर हो गए हैं और जो लोग घर में आइसोलेट हुए हैं उनका कोरोना ठीक हो गया है। ये तो सिर्फ़ एक वहम फैलाया जा रहा है लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में इस तरीके से उनको वो किया जा रहा है कि बस इंसान परेशान ही है कोरोना के कारण। कोरोना का कोई वो नहीं है अभी और कोई भी बड़ा नेता या कोई भी वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो इसकी जाँच की जाए कि वैक्सीन असल में बनी भी है कि नहीं? बाकी देशों की तो बनी नहीं, बाकी देश दोबारा लॉकडाउन कर रहे हैं। हमारे देश ने अपनी ही वैक्सीन्स बना दी हैं। अगर हमारी वैक्सीन कारगर होती तो शायद बाहर वाले देश भी हमसे खरीद सकते थे वैक्सीन, लेकिन किसी ने खरीदी नहीं है। सर 2012 में ये एक एजेंडा आया था, ये एक कानून आया था कि यदि रोड एक्सीडेंट में किसी मज़दूर, सफाई कर्मचारी या किसी भी आम जनता की डेथ होती है, तो उसको कुछ ना कुछ मुआवज़ा सरकार द्वारा मिला जाता है। वैसे ही कोरोना काल में ये कहा गया था कि यदि कोरोना काल में किसी की भूख से, किसी की सिम्पटम से अगर डेथ होती है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मुआवज़ा परिजनों को मिलेगा। लेकिन हाल ही में जब हमने सफाई कर्मचारी की, नाम नहीं लूँगी क्योंकि अलाउड नहीं होता, जब हमने उनके परिजनों से बात की तो उनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा या भाजपा सरकार द्वारा किसी भी तरीके से उनकी मदद नहीं गई। तो एज़ अ वकील साहब, क्या कुछ नियम होते हैं, क्या कुछ कानून होते हैं? यदि नहीं मिलता मुआवज़ा तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए सरकार केंद्र सरकार बीजेपी की है, दिल्ली सरकार जब उन्होंने मुआवज़ा देना ही नहीं है, तो सारा कुछ प्रशासन ही सब बिका होगा, तो फिर कैसे मुआवज़ा मिलेगा? हम जितनी मर्ज़ी अपील डाल लें, जितनी मर्ज़ी रिट लगा लें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो इतने साल तो केस ही लंबा खिंच जाता है, तब तक वो आदमी वैसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके परिवार वाले भी भूल जाते हैं तब तक सब। तो उस दौरान इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो सिर्फ़ एक राजनीति प्रोपेगेंडा बनाया जाता है हर चीज़ को, कि हम ये देंगे, वो देंगे, अपना कुछ भी मिलता नहीं है किसी को असल में, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत ही है ये चीज़। सर एज़ अ यूथ, नॉट अ वकील साहब बट एज़ अ यूथ,
आप रोज़ जाते हैं घर से अपने ऑफिस, ठीक है, और वहाँ अगर जाते हैं तो पेट्रोल भी लगता होगा, पानी से नहीं चलती गाड़ी। जिस तरीके से पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं, गृहिणी तो हालांकि आपकी लग नहीं रही कि होगी, ठीक है, तो ये पर्सनल सवाल होगा। तो अगर होती भी तो सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते तो मैं मैम से सवाल पूछती, लेकिन पेट्रोल के दाम जिस तरीके से आप लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ रहा है? और खैर पड़ता ही है हर किसी की जेब पे असर। देखिए, पेट्रोल का हर तरीके से हर इंसान को, हर चीज़ का पेट्रोल और डीज़ल के दामों से फ़र्क पड़ा है। देखिए, जो माल दिल्ली में सब्जियाँ आती हैं, ब्रेड आती है, दूध, हर चीज़ इसी दौरान गाड़ियों में ही सप्लाई होता है, ट्रक्स में सप्लाई होता है। लेकिन डीज़ल, पेट्रोल के रेट बढ़ जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनके भी रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और हर आदमी दुखी है इससे। आज एक आदमी, आम आदमी अगर मोटरसाइकिल में तेल डलाने जाता है तो वो सोचता है कि मैं मोटरसाइकिल लेके जाऊँ कि ना जाऊँ? क्योंकि 100 रुपए लीटर अगर तेल बिकेगा तो इंसान पेट्रोल पंप पे जाते-जाते ही 50-60 रुपए का तेल फूँक आएगा। तो फिर इस दौरान इंसान सोचता है कि हम क्या करें? अब जैसे गैस सिलेंडर की बात ही आप कर रहे हैं, तो गैस सिलेंडर ही कितना महँगा है। कल ही मेरे घर सिलेंडर आया, तो वहीं हमने एक वेट करने की मशीन रखी है, उससे जब नापा तो उसमें 5 किलो गैस कम निकली। तो उसी समय वो सिलेंडर वाला वापस ले गया और फिर दोबारा कहता मैं अभी आ रहा हूँ जी, गलत सिलेंडर आ गया आपके यहाँ पे। यदि चलिए मेरे को सही सिलेंडर बाद में वो दे गया, लेकिन और किसी के जिसके यहाँ पे वेट मशीन नहीं है उसको तो सही सिलेंडर नहीं मिलेगा, उसको तो 5 किलो गैस कम मिलेगी और जो रेट हैं वो सारे लिए जा रहे हैं, पूरी गैस के रेट लिए जा रहे हैं। तो ये सही नहीं है, पेट्रोल और गैस के हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोग कांग्रेस की सरकार से दुखी थे कि वो रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है किसी को दिख ही नहीं रहा बीजेपी की सरकार में किस तरीके से रेट बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ महँगी हो गई है, हर आम आदमी, पैसे वाले आदमी तक कोई ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। जिसकी गाड़ी में 100 रुपए प्रति लीटर तेल डलेगा, वो कहाँ से गाड़ी चलाएगा और क्या करेगा, किस लिए करेगा? 1000 रुपए का 10 लीटर तेल, मेरे ख्याल दिल्ली में लोकल घूमने में ही कहाँ एक ज़माने कांग्रेस के राज में 500 रुपए का 14 लीटर तेल आता था, मुझे जहाँ तक याद है। मैं गाड़ी में तेल डलवाता था तो उसमें इतना ही आता था। आज देख लीजिए इतना महँगा तेल है कि इंसान गाड़ी चलाते हुए भी सोचता है कि क्या करें? सर। और जिस तरीके से केजरीवाल सरकार बिजली पानी में कह रही है, तो मेरे हिसाब से झुग्गी झोपड़ क्लस्टर के लिए ही उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर वहाँ पे एसी नहीं चलते हैं, वहाँ पे पंखे और ट्यूबलाइटें ही हैं। अभी पंखे बंद हैं सर्दियों के मौसम में, अब गर्मियों में आगे सब कुछ चालू हो जाएगा, कोठियों वालों के एसी चलेंगे। आप मान सकते हैं कि लॉकडाउन में भी मैंने 5-5 हज़ार रुपये बिल भरा है अपने ऑफिस का, जो कि मैंने 4 महीने से ऑफिस ही नहीं खोला था, उसका बिल भी मेरा 5-5 हज़ार का आया हर महीने। नहीं आया तो उन्होंने रेड बिल भेज दिया, जी आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट कराई उसको। जब आप देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दी, लॉकडाउन में भी किसी को छूट नहीं दी। बाकायदा जब लॉकडाउन अगस्त के महीने में खुला तो उन्होंने पानी के बिल भेज दिए, सबको एक्स्ट्रा लगा के भेज दिए। हाउस टैक्स वालों ने अपनी पर्चियां भेज दी, इनकम टैक्स वालों ने कहा चलो जी डेट बढ़ा लेते हैं। सरकार ने तो कोई किसी को छूट नहीं दी है। जो थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन हुई है उस पर उन्होंने इनकम टैक्स भी लिया है, हाउस टैक्स भी लिया है, प्रॉपर्टी कन्वर्जन भी लिए हैं। अब एमसीडी कन्वर्जन चार्ज के हर प्रॉपर्टी पे लगा के जा रही है कि आप पूरे 10 साल का हमें सारा टैक्स हमें दीजिएगा कन्वर्जन का। तो ये देखिए एक आम आदमी दुखी है, क्योंकि 2020 में उसका रोजगार चल नहीं पाया, काम चल नहीं पाया, तो इस दौरान वो हर चीज़ से परेशान है। वो पैसा कहाँ से लाए? हर चीज़, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो बहुत ही दिक्कत हो रही है हर आम आदमी को। सर हमारा एक शो चलता है जनता की आवाज़ हल्ला बोल चुनावी माहौल में। तो जो 2021 के अंदर उपचुनाव हो रही हैं, यदि किसी का जन्मदिन है और वो 18 वर्ष का इस साल पूरा हुआ है और वो इलेक्शंस देने के लिए रेडी हो चुका, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या यूथ को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या सोच समझकर उनको वोट देना चाहिए अपने प्रतिनिधि को? देखिए, आज का जो यूथ है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि उनका वोट भी एक अमूल्य वोट है और वो सोच समझ के दें जो उनकी सोच है। अब कई लोग हर पार्टी का अलग-अलग प्रोपेगेंडा है अपनी तरफ से, हर पार्टी यूथ को ही घेरती है। वो कहती है यूथ को बेवकूफ़ जल्दी बनाया जा सकता है, इसलिए वो यूथ को घेरते हैं कि हमें आप जल्दी वोट डालें। तो बाकी आजकल यूथ भी बहुत समझदार हो गया, तो मैं कहूँगा जो पार्टी काम कर रही है, जो उनके हित के लिए सोच रही है, जो नई-नई स्कीमें बना रही हैं लेकिन उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं जो, उनको वोट ना दें। यूथ अपने लिए खुद सोचे कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने अपना टाइम हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ हल्ला बोल में यश कुमार जी, जो कि एज अ वकील हैं। तो करेंगे अब कुछ और लोगों से, कुछ और समाज सेवक कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत।